हेलो सर, वेट फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए, मैं अभी इसमें आ रहा हूं, 2 मिनट। हाँ सर, बच्चे आ गए सब लोग? हेलो, आई होप सो कि सारे लोग आ गए होंगे। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को बेटा? यस सर। गुड बेटा, गुड। यस सर। अभी बेटा, हम लोग कल लास्ट टर्म में क्या पढ़ रहे थे? हाँ बच्चे, लास्ट टर्म में हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? जल्दी बता दीजिए मुझे। प्रणेश, विशाल, विशाल नागी, अक्षत, बेटा आप लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चे लास्ट टर्म पे? जल्दी बताइए क्या पढ़ा था हम लोगों ने? अरे मेरे भाई, कोई तो बता दो। क्या क्या पढ़ा था? 2 टाइप्स ऑफ पार्शियल हाइड्रोलिसिस, SiF4 और उसके पार्शियल हाइड्रोलिसिस पढ़ाया था। अच्छा, कल पार्शियल हाइड्रोलिसिस यानी BF3 हुआ होगा और SiCl4 हुआ होगा ना? BF3 Yes. SiCl4, फिर आपने BiCl3 पढ़ा होगा, SbCl3 पढ़ा होगा, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस के हमने काफी फ्रेम्स आपको बता दिए हैं, हाइड्रोलिसिस की टेंडेंसी बता दी। अब अगली हेडिंग डालिए, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड फॉर्म्स। लिखिए, अगली हेडिंग डालेगी स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड फॉर्म्स। जल्दी शुरू कीजिए, ठीक है। देखो बेटा, अगर आप स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड फॉर्म्स की बात कर रहे हो तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड फॉर्म्स की टेंडेंसी आप देखिए। एक मिनट जरा बेटा, कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती है। चलिए आइए, हाँ देखिए बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड फॉर्म की बात कीजिए। सबसे पहली चीज है जो बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूजन क्या होता है बेटा?
कंफ्यूजन होता है आपका जनरल स्टेबिलिटी। देखो आपको कोई एक मॉलिक्यूल दिया गया, बहुत ध्यान सुनिए, अ मॉलिक्यूल इज गिवन टू। अगर मैं इसकी स्टेबिलिटी की बात करूं तो दो टाइप की स्टेबिलिटी है। नॉर्मली क्या है कि बच्चा इसमें बहुत कंफ्यूज करता है, बहुत ज्यादा। क्या कंफ्यूजन होता है बेटा कि एक होती है जनरल स्टेबिलिटी, ठीक है, एक होती है जनरल स्टेबिलिटी, और जनरल स्टेबिलिटी ही आप ज्यादातर देखते हो। आपको याद होगा जो पहला फंडा केमिस्ट्री में बताया गया था कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी कंटेंट। आप मेरी बात समझे, यानी जिसके पास जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उसकी के ज्यादा होगी, के ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी। ये जो टर्म आप इसके साथ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो, ये अलग चीज है बेटा। इसको, ये वो जनरल स्टेबिलिटी फॉर्म नहीं है जो अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, समझिएगा। हम इस जनरल स्टेबिलिटी की फंडामेंटल को यहां पर नहीं करेंगे। असल में दो तीन टाइप की स्टेबिलिटी चलती है और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको तीनों ही टाइप की स्टेबिलिटी बता दे रहा हूं ताकि आप उसमें कंफ्यूज ना हो। देखो, एक होती है जनरल स्टेबिलिटी, एक होती है काइनेटिक स्टेबिलिटी, ठीक है, एक होती है काइनेटिक स्टेबिलिटी और एक होती है थर्मल स्टेबिलिटी। तीन टाइप की स्टेबिलिटी होती है और इन तीनों टाइप में बच्चा ऐसा जबरदस्त कंफ्यूज होता है जिसकी कोई हद नहीं, पता ही नहीं है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। देखो बेटा, नॉर्मली क्या होता है कि जनरल स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी ये दोनों नॉर्मली सेम होती है, इनको आप नॉर्मली सेम मानते हो, इट इज नॉर्मली सेम, समझ लो, ये नॉर्मली सेम पैटर्न देती है। मैंने फिर बात बोली, नॉर्मली लिखा पड़ा है हमेशा नहीं, और ये वाली तो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। इसको अगर इससे कंफ्यूज कर दिया आपने, इसका मतलब आपको केमिस्ट्री नहीं आती, समझ लो। एक होती है जनरल स्टेबिलिटी, एक होती है काइनेटिक स्टेबिलिटी और एक होती है थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो जनरल स्टेबिलिटी, काइनेटिक स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, इन तीनों को अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब नीचे लिखिए वीके नोट पॉइंट, ठीक है। नॉर्मली ये दोनों सेम, फ्रेम बिल्कुल ही अलग होता है कि हम बात करेंगे। अब आइए देखते हैं जनरल स्टेबिलिटी। इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे हम क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। आई एम ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट डेफिनेशन, क्योंकि ये नॉर्मली उसमें है नहीं, आपको यूट्यूब में भी नहीं मिलेगा और उसमें भी नहीं मिलेगा जनरल फॉर्म में। सबसे पहले आते हैं जनरल स्टेबिलिटी के ऊपर। देखो बेटा, जनरल स्टेबिलिटी जो है एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है। सबसे पहले आप समझ लो कि इस ब्रॉडर टर्म में सब चीज आ जाती है। मतलब अगर आप जनरल स्टेबिलिटी आप बात कर रहे हो, नॉर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो, तो इसमें असल में सब चीजें इन्वॉल्व रहती है। ये ठीक वैसा ही है बेटा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ये ठीक वैसा ही है जैसे आपका होता है कि केमिकल रिएक्शन और प्रोसेस में अंतर है। ध्यान सुना, केमिकल रिएक्शन एक, प्रोसेस एक अलग चीज है। केमिकल प्रोसेस थर्मोडायनेमिक्स से डील होता है। केमिकल रिएक्शन जो है वो एक रिएक्शन, एक स्पेसिफिक प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट जो है वो एक प्रोडक्ट बनाता है। आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, है ना, ये सब के सब जो है वो प्रोसेस है, रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन अलग चीज होती है। रिएक्शन के लिए थर्मोकेमिस्ट्री यूज की जाती है और प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है थर्मोडायनेमिक्स। इसीलिए रिएक्शन में कई बार प्रोसेस वाले फॉर्मूले नहीं चलते, जैसे डेल्टा एच इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी और डेल्टा यू इक्वल टू एनसीबी डेल्टा टी। ये दोनों फॉर्मूले प्रोसेस में लगते हैं, रिएक्शंस पे नहीं लगते, दोनों में डिफरेंस है। ऐसे ही अब, लेकिन फिर भी प्रोसेस एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है। एवरी रिएक्शन इज अ स्पेसिफिक प्रोसेस, बट एवरी प्रोसेस इज नॉट अ स्पेसिफिक रिएक्शन। पहले एक फंडा क्लियर करो अपने दिमाग में, क्या है? प्रोसेस एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है। हर रिएक्शन एक प्रोसेस तो है, पर हर केमिकल प्रोसेस एक केमिकल रिएक्शन नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है, इसको आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए थर्मोडायनेमिक्स आप पहले पढ़ते हो, उसमें काफी सारे फंडामेंटल पढ़ते हो, वो काफी सारे फंडामेंटल में 70% फंडामेंटल केमिकल रिएक्शन में लागू होते हैं।
लेकिन 30% ऐसे भी हैं जो लागू नहीं होते, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक प्रोसेस हो गया, उसके फंडामेंटल अलग हो गए। इसी तरीके से जिस तरह से आप बोलते हो कि हर केमिकल रिएक्शन एक केमिकल प्रोसेस तो है, पर हर केमिकल प्रोसेस एक केमिकल रिएक्शन नहीं है। इस फंडामेंटल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यही फंडा यहां पर लगता है। जनरल स्टेबिलिटी की जब आप बात करने लगते हैं तो उसमें थर्मल स्टेबिलिटी इंवॉल्व हो सकती है, उसमें काइनेटिक स्टेबिलिटी इंवॉल्व हो सकती है, लेकिन थर्मल स्टेबिलिटी एक बिल्कुल ही अलग एस्पेक्ट चला जाता है, एकदम बिल्कुल। उसके फंडामेंटल, जनरल स्टेबिलिटी के कई फंडामेंटल थर्मल स्टेबिलिटी पे लागू हो सकते हैं, वो ये 60-70% लागू होते हैं, और कई लागू नहीं भी होते। तो मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए बाबू, कि अगर मैं जनरल स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं और मैंने यहां लिख दिया ब्रॉडर टर्म, ब्रॉडर टर्म का मतलब क्या हो गया कि जनरल स्टेबिलिटी हर टाइप की स्टेबिलिटी को इन्वॉल्व करता है। इट इन्वॉल्व्स all types of stability fundamentals, all types of stability fundamentals। पहली बात ये समझ लीजिए, सारे स्टेबिलिटी फंडामेंटल्स को अपने अंदर इन्वॉल्व करता है। ये एक जनरल ट्रेंड फ्रेम है, ये एक जनरल ट्रेंड फ्रेम है जिससे हम मॉलिक्यूल की ओवरऑल स्टेबिलिटी देखते हैं, मॉलिक्यूल की ओवरऑल स्टेबिलिटी। पहले दो लो, इन्वॉल्व्स ऑल टाइप ऑफ स्टेबिलिटी फंडामेंटल्स, दूसरा होता है जनरल ट्रेंड देता है, और तीसरा जो होता है इसमें जो हम बोलेंगे वो बोलेंगे, मिटा देना इसको, मैं मिटा दूं इसको बेटा, ठीक है मैं इसको मिटा रहा हूं। और तीसरा जो फंडामेंटल है वो ये बोलेंगे, इट इन्वॉल्व्स ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। जो सबसे बड़ी चीज है, इट इन्वॉल्व्स, सॉरी यार, overall stability of a complete molecule, overall stability of complete molecule, complete molecule की बात होगी, कोई एकाध पक्ष नहीं होगा, कोई एकाध फंडामेंटल नहीं होगा। और जनरल स्टेबिलिटी की जब भी बात की जाएगी तो इसमें सबसे पहली चीज जो इन्वॉल्व होती है वो होती है इसका फॉर्मेशन। सबसे पहले जनरल स्टेबिलिटी में हम ज्यादातर एनालाइज करते हैं इसका फॉर्मेशन टेंडेंसी, एनालाइज फॉर्मेशन टेंडेंसी। भैया इसकी फॉर्मेशन टेंडेंसी कैसी है, कितनी देर स्टेबल रहता है, कैसे बनता है, कहां किसमें डिकम, पूरी ओवरऑल, तो हम उसकी फॉर्मेशन टेंडेंसी पे ज्यादा जोर देते हैं। और जैसे ही फॉर्मेशन टेंडेंसी पे आती है, यानी पहली बात ये समझ लो कि एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है, इसके कुछ जनरल ट्रेंड्स होते हैं, सारे टाइप के फंडामेंटल्स को इन्वॉल्व करता है स्टेबिलिटी के, सारे फंडामेंटल्स इसी के बाग बगीचे से आए हैं, लेकिन ये ओवरऑल कंप्लीट मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बताता है, जिसमें सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्व होता है वो होता है फॉर्मेशन टेंडेंसी। ये मेजरली, ये मेजर फॉर्म है कि अगर मैं जनरल टेंडेंसी की बात कर रहा हूं तो मेजर एनालिसिस हमारी इस बात करेगा कि भैया कि वो फॉर्म होगा कि नहीं होगा। और अगर फॉर्म होगा की बात आती है, और अगर फॉर्म होगा की बात आती है तो मैं यहां मिटा रहा हूं इसको, तो इसका सिर्फ एक ही फंडा है जो मैं आप लोग को शायद पहले पढ़ा चुका हूं, एलिंगम डायग्राम। मैंने आप लोग को एलिंगम डायग्राम पढ़ा रखा है, डेल्टा जी वाला, ठीक है, जो थर्मोडायनेमिक्स में होता है, मैंने शायद आपको पढ़ाया हुआ है एलिंगम डायग्राम। तो इसमें हम देखते हैं किसकी वैल्यू देखते हैं, एनालाइज कैसे करते हैं इसको, एनालाइज करने का हमारा तरीका क्या है, इसको एनालाइज करने का सिर्फ एक ही तरीका है, डेल्टा जी, और वो भी इसके फॉर्मेशन का। समझ लो अच्छे से, डेल्टा जी वो भी इसके फॉर्मेशन का। और आपको पता है डेल्टा जी होता है गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी हम लेते हैं और वो भी इसके फॉर्मेशन वाला थे, एफ का मतलब फॉर्मेशन। और ये जितना ज्यादा निगेटिव होगा, जितना ज्यादा निगेटिव होगा, यानी जनरल स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी या कम होगी, इस फंडामेंटल को हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में दिखाया था एलिंघम डायग्राम से, आप लोग को याद होगा, डेल्टा जी का बनाया गया था, जिसमें डेल्टा जी जितना ज्यादा नेगेटिव वो रिएक्शन आसानी से होता है एक्चुअली। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी का अगर फंडा हम देखते हैं तो एलिंघम डायग्राम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया। मैंने आपको एलिंघम डायग्राम बता रखा है कि नहीं बताया बेटा, जल्दी बताओ फटाफट पहले। यस सर, बताया था। हाँ, आई होप सो कि हम एलिंघम डायग्राम कर चुके होंगे डेल्टा जी वाला। तो ये जनरल स्टेबिलिटी का फंडा आता है बेटा। और मैं आप सब बच्चों से बेटा रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तो पढ़ते हुए हमें इतना समय हो गया है, अब आप लोग बिल्कुल क्लास में अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है, कोई दिक्कत है, कुछ फंडामेंटल है, कोई डाउट पूछना है, मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है ही है, फोटो खींच के भेज दो,
वो एक बच्चे ने मुझे वो एक क्वेश्चन भेजा था कल परसों में कि सर ये आप क्लास में डिस्कस कीजिएगा, वो पेप्टाइड बॉन्ड वाला, इजी क्वेश्चन था जो पीएच वाला था, उसको मैंने डिस्कस किया ना। तो ऐसे आप लोग भी, आप जब तक इंटरेक्टिव नहीं होगे बेटा, क्लास में मजा नहीं आता। देखो बेटा एक बात समझो, ऑफलाइन की क्लास में मैं आपके सामने खड़ा रहता हूं और आपकी आंखें देख करके मैं बता पाता हूं कि कैसे चल रहा है। ये ऑनलाइन क्लास है, आप मुझसे बात नहीं करोगे, आप मुझे अपना व्यू पॉइंट नहीं दोगे, मैं क्वेश्चन पूछूं आप सब चुप हो, कभी नहीं हो सकता बेटा, कभी नहीं हो सकता ऐसा। तो उस केस में पढ़ाई का लेवल अपने आप डाउन होता है। अपने आप विश्वास रखो, आपको लगता है कि आपको अगर कम समझ में आ रहा है तो भी आप मुझसे डिस्कस करो कि सर ये कैसे हो गया, ये कैसे होगा, अच्छा ये कैसा था। आप जब तक अपनी प्रॉब्लम बताओगे नहीं, कहां से हम उसकी प्रॉब्लम देंगे। और ऑनलाइन क्लास चलिए, अभी 15 अक्टूबर शायद सुन रहे हैं कि खुलेंगे स्कूल, वो भी हम सुन रहे हैं अभी ना। तो आप जब तक इंटरेक्टिव नहीं होगे, हमारे लिए बताना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है बेटा। तो प्लीज ट्राई टू यूज योर वॉइस। भगवान ने शब्द दिए हैं, वाणी दी है आपको, बड़ी प्यारी वाणी है आपकी, तो पूछिए। वाणी में अगर जब तक आप पूछेंगे नहीं, हमको कद्दू समझिएगा। आप देखो जैसे हमारे प्रांशु साहब जो हैं, वो कितना बढ़िया डीपी लगा के रखे हुए हैं, प्रांजल जी फूल पत्ती लगा के रखे हुए हैं। हाँ बेटा। सर ये डायग्राम आपने हमारे बैच को नहीं बताया था। मैं इसीलिए 2 बार पूछा, मैं इसीलिए 2 बार आपसे पूछा और सब लोग शांत थे। एलिंगम डायग्राम का फंडामेंटल इसीलिए 2 बार पूछा था मैंने आपसे भी, सब शांत थे। कितने बच्चों ने एलिंगम डायग्राम नहीं पढ़ा हुआ है? जरा हाथ ऐसे हाथ खड़ा करके बताओ अपने अपने उसमें नाम पे, जल्दी बताओ। नहीं पढ़ा हुआ वो बताएं। हाँ देखो, अरे बाप रे बाप, 19 20 21 22, अरे देखिए देखिए जरा आप कितने आ रहे हैं। तो कैसे किसी एक बच्चे ने अगर बोल दिया आपसे कि हमने एलिंगम डायग्राम पढ़ लिया, तो तुमने बात कैसे मानी? तो गलती तुम्हारी है, टीचर तो पढ़ा के चला जाएगा। अगर कोई आपसे ज्यादा बढ़ के आगे बोल रहा है तो उससे डरने की जरूरत थोड़ी है। ओके, बिल्कुल मत डरिए उससे। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, आप बोलिए भाई, हम तो आपने आपने फीस दे रखी है, हम आपके साथ हैं, हमारे लिए बेटा हर बच्चा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हाथ मिटा दीजिए, हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ये एलिंगम डायग्राम मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं, बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, पहले हम इसके स्टेबिलिटी फंडामेंटल। तो जनरल स्टेबिलिटी, जनरल स्टेबिलिटी क्या वो मॉलिक्यूल जल्दी बनता है, उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं? तो डेल्टा जी पे आता है। अब आती है काइनेटिक स्टेबिलिटी। अब काइनेटिक स्टेबिलिटी के भी 2 फंडामेंटल्स हैं, देखो बेटा समझो। अब इसमें दोष हमारी एनसीईआरटी का है, तो हम भैया जिसका दोष है उसके सर मढ़ रहे हैं, हमारी कोई गलती नहीं, हम केमिस्ट्री टीचर की कोई गलती नहीं है, हमें देखना पड़ता है। अब प्रॉब्लम क्या है, अब देखिए आप, अब हम बात करने जा रहे हैं काइनेटिक स्टेबिलिटी का। ठीक है, अब आप खुद सोचिएगा कि हम कैसे 2 अलग अलग स्टेबिलिटी को एक ही फंडामेंटल में बताते हैं। ठीक, काइनेटिक स्टेबिलिटी के लिए हम जो फंडामेंटल यूज करते हैं वो यूज करते हैं स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी कंटेंट। देखिए मैं भी आपको आपका एक दोष बताऊंगा, और वो दोष क्या है वो आपको बताऊं। आप सोचते भी नहीं, बस आप यूज करते चले जाते। क्यों? क्योंकि हम भी वो यूज करते हैं। आपने फंडा पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी कंटेंट, यानी जिसमें एनर्जी कंटेंट ज्यादा है तो आप बोलते हो कि उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। जे की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो उसके रैंडमनेस की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी, ज्यादा मूव करेगा, तो आप बोलते हो भैया कि उसके रैंडमनेस की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। जिसके रैंडमनेस की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियस ही बात है उसकी स्टेबिलिटी कम है। तो जरा मुझे बताइए ये कौन से स्टेबिलिटी की बात हो रही है? जनरल स्टेबिलिटी की बात हो रही है कि काइनेटिक स्टेबिलिटी की? पहले तो ये सोच के बताओ। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, आप लोग अपना हाथ अब हटा सकते हैं बेटा, हाथ हटा दीजिए, बस समझिए, हमने पढ़ा दूंगा मैं। अब आप ये बताइए, आपके सामने है, इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? ये जनरल स्टेबिलिटी है या ये काइनेटिक स्टेबिलिटी है? ये इस तरह के ही वाले फ्रेम की, तो काइनेटिक स्टेबिलिटी है यार। और इस फंडामेंटल को हमने जब मन चाहा हमने यूज किया। इसको हम फिजिकल में भी खूब जम के यूज करते हैं, इसको हम इनऑर्गेनिक में भी खूब जम के यूज करते हैं, और इसको हम ऑर्गेनिक में भी खूब जम के यूज करते हैं। बोलते हैं ना कि भैया जिसकी ज्यादा एनर्जी होगी वो कम बनेगा, क्योंकि एनर्जी ज्यादा चाहिए। क्योंकि ये भले ही देखो, ये भले ही बात है कि ये आपको काइनेटिक स्टेबिलिटी बता रहा है, पर हमने अक्सर ये देखा है कि इस फंडामेंटल से ये जो स्टेबिलिटी, आप भले ही ये काइनेटिक स्टेबिलिटी है थ्योरी के हिसाब से, लेकिन ये स्टेबिलिटी जनरल स्टेबिलिटी को बड़ा फॉलो करती है। मतलब क्या कहने का है कि जिनकी काइनेटिक स्टेबिलिटी कम होती है, देखा गया उनका डेल्टा जी पॉजिटिव रहता है।
तो इसलिए बिना सोचे समझे कि ये असल में काइनेटिक, यानी ये रैंडमाइजेशन को बताता है, काइनेटिक एनर्जी को बताता है, हम उसके फॉर्मेशन की बात करते हैं। अगर मान लो मैं दो फॉर्म दूं, मैं आपको कई बार क्वेश्चन भी इनॉग्निक कराऊंगा, जिसमें एनर्जी ज्यादा, लगने वाली एनर्जी ज्यादा हो, निकलने वाली एनर्जी कम हो, वो कम बनेगा, बोलते नहीं बोलते? तो हम असल में एनर्जी से जो हम बताने की कोशिश करें वो ये कि ये हालांकि काइनेटिक एनर्जी को, स्टेबिलिटी को बताता है, लेकिन ये जनरल स्टेबिलिटी से बहुत बार मिल जाता है, बहुत बार मिल जाता है। और जब नहीं मिलता तो हम उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। वो एक्चुअली एक्सेप्शन नहीं है, वो जनरल स्टेबिलिटी का फ्रेम है। इसको हम बहुत जबरदस्त लगाते हैं। तो फंडा क्या आता है? फंडा ये आता है आपके सामने कि होता क्या है नॉर्मली की मैं बात कर रहा हूं। देखो नॉर्मली क्या होता है कि सपोज आपने एक मॉलिक्यूल ले लिया, अ मॉलिक्यूल, ठीक है, हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया और इस मॉलिक्यूल के फंडामेंटल को हम जब जांचने के, हमने जैसे ही हमने यहां लगाया, देखो 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 इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होगी, जब हम ये फंडामेंटल की बात कर रहे हैं। तो नॉर्मली होता क्या, ये तो आपने बोल दिया, इसको आप बिना सोचे समझे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपके एनसीईआरटी सिलेबस में खूब चलता है, लेकिन हर जगह चले ऐसा नहीं है, क्योंकि हम यहाँ काइनेटिक स्टेबिलिटी बताते हैं। हायर स्टडीज में जाकर के आप काइनेटिक स्टेबिलिटी अलग बताओगे, जनरल स्टेबिलिटी अलग बताओगे। जनरल स्टेबिलिटी आती है डेल्टा जी से, काइनेटिक स्टेबिलिटी के से आती है। आप तो यार काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे थे भाई, सीधी सी बात, आप तो के ही बोल रहे थे, तभी तो रैंडम एसेंस बोल रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं। देखा ये गया है नॉर्मली, अब रिजल्ट क्या है, रिजल्ट वी के रिजल्ट, वी के रिजल्ट ये है कि देखा ये गया है कि जिनकी काइनेटिक स्टेबिलिटी कम होती है, ध्यान सुनना, नॉर्मली जिनकी काइनेटिक स्टेबिलिटी कम होती है उनका डेल्टा जी फॉर्मेशन जो है वो मोर पॉजिटिव हो जाता है, ये ज्यादा ही पॉजिटिव है, ज्यादा ही पॉजिटिव। पॉजिटिव मींस तो उसकी जनरल स्टेबिलिटी भी कम हो जाती है। अब ये क्या है, ये जनरल स्टेबिलिटी, तो वो डिक्रीज कर जाएगी, फंडा ये। तो काइनेटिक स्टेबिलिटी अगर कम होती है लोगों की, तो देखा यह गया है कि उसकी जनरल फॉर्मेशन स्टेबिलिटी भी कम होती है। लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप लोगों ने जो हाथ बना रखे थे उसको फिर से हाथ मारो तो अपने आप गायब हो जाएगा, हटा दो हाथ सब लोग, है ना? तो आप समझिए बात। तो हम इसको बड़े आराम से जो है एक साथ कंप्राइज कर सकते हैं। तो इस फंडामेंटल को भले ही आप कहीं पर भी लगा लो, लेकिन ये बड़े आराम से खत्म हो सकता है, यूज किया जा सकता है। लेकिन फिर भी फंडामेंटल समझिएगा कि इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। जनरल स्टेबिलिटी देखनी है तो आप डेल्टा जी से जाओ, काइनेटिक स्टेबिलिटी देखनी है तो आप एनर्जी कंटेंट से जाओ। क्या दिक्कत है आपको? दोनों में थोड़ा सा अंतर। ये एनर्जी कंटेंट मतलब जो उस समय उसके पास है, एनर्जी कंटेंट जो उस समय उसके पास है उसके बेस पे डिफाइन होता है। अभी टोटल तो उसकी बात की जाती है, तो वो जनरली के से रिफ्लेक्ट होता है। क्या मेरी बात बेटा सबको समझ में आ रही है बच्चे? जिन जिन को समझ में आ रही है वो अंगूठा दिखा दें, आपके में इसमें अंगूठा भी होता है, हाथ हटाकर अंगूठा दिखा दें। जिन जिनको मेरी बात समझ में आ गई अंगूठा दिखा दीजिए प्लीज। अरे कौन अंगूठा नहीं आया भाई? तुम लोग के पास अंगूठा भी होता है बाबू? मेरी आवाज आ रही है? चलो अब अगला मिटाते हैं। देखो बेटा, अब इसके बाद अगला फॉर्म करते हैं, मिटा रहा हूं मैं इसको, सबको समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। हाँ ना बोलते रहा करो बेटा, बोला है भगवान ने वाणी दी है, यस सर, हाँ यूज किया करो, बिल्कुल। Yes, मुझे भी sir. पता लगे ना कि मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बस केवल वो नहीं ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कर रहा हूं वैसे कर रहा हूं। ऑनलाइन रिकॉर्डिंग मेरे को ज्यादा पसंद नहीं है, इसीलिए मैं यूट्यूब पे बहुत कम वीडियोस डालता हूं, लेकिन ठीक है, ओके, मेरा अपना सोच है। लाइव क्लासेस मुझे अच्छी लगती हैं ना, ऑल ऑफ यू। अब अगर ये फॉर्म आया तो अब बात आती है आपको सबसे आखिरी वाली स्टेबिलिटी की, जिसको हम बोलते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। ना थर्मल स्टेबिलिटी क्या है? देखो भाई, थर्मल स्टेबिलिटी ये है कि कोई एक मॉलिक्यूल जो है, अ मॉलिक्यूल, ठीक है, ये मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है, इसको अगर हम थर्मली हीट करें, थर्मली हीट करें या थर्मली कंडीशन, थर्मली हीट करें, तो इसका रिजल्ट कैसा रहता है? इसका रिजल्ट कैसा रहता है? वो यानी एक मॉलिक्यूल हीट पर, इसका मतलब यह कि ये मॉलिक्यूल तो बन चुका है ऑलरेडी फॉर्म, आप मेरी बात समझिएगा, ये ऑलरेडी फॉर्म्ड हो चुका है। अब वो हीट पर कैसा अपना रिजल्ट शो करता है? अगर हीट किया इसको, नहीं चेंज हो पा रहा, नहीं बदल रहा है, जैसे कि आप देख लीजिए जितने भी अच्छे खासे पैसिव ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कि Al2O3
पैसिव होता है बहुत तगड़ा, कहीं बन जाए। या फिर Fe2O3 काफी पैसिव होता है। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, जितने पीपीटी फॉर्म्स होते हैं, BaSO4, जितने भी पीपीटी फॉर्म्स होते हैं, ये सब जो है ये सब हीट से पैसिव होते हैं थोड़े से। ऐसा नहीं कि कभी नहीं जाएंगे, जाएंगे, लेकिन ये थोड़े से पैसिव होते हैं, पैसिव फॉर हीट। तो इनको हम थर्मली स्टेबल मानेंगे या अनस्टेबल मानेंगे? स्टेबल मानेंगे, सीधी सी बात। दीज आर थर्मली स्टेबल, लिख लीजिएगा। तो अब आप समझिए कि थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म होने के बाद आई है, यानी कि इसका जनरल स्टेबिलिटी से कोई मतलब नहीं है। आपने मॉलिक्यूल बनाया, मॉलिक्यूल बन गया जल्दी, डेल्टा जी नेगेटिव हो गई। अब ये मान लो किसी और में चेंज हो जाए तो वो तो थर्मल स्टेबिलिटी जनरल नहीं है, लेकिन जनरल स्टेबिलिटी में थर्मल स्टेबिलिटी का रूप रहता है। मींस ऐसा नहीं है कि थर्मल स्टेबिलिटी को जनरल स्टेबिलिटी में काउंट नहीं करोगे, उसका इफेक्ट रहता है। ये बात है, अगर कोई चीज कम थर्मली स्टेबल है, मतलब कोई आसानी से किसी और में टूट जाता है, जैसे PCl5, तो PCl5 PCl3 और PCl2 में टूट जाता है, तो थर्मली भी अनस्टेबल है और जनरली भी अनस्टेबल है। तो इसका मतलब क्या देखा जाता है, देख लीजिए, आप लिख लीजिए इसको पहले, फिर मैं बताता हूं। इसको लिखिएगा एग्जाम्पल 1, दिस इज योर एग्जाम्पल 1, पैसिव। पैसिव मींस थर्मली स्टेबल, इसको डाल के लिखिएगा थर्मली स्टेबल, पैसिव टुवर्ड्स हीट, मिटा रहा हूं इसको। Now the fundamental is, अब आप देखिए इसका क्या फंडामेंटल होता है, उसको हम कैसे क्या कर रहे हैं वो समझने की कोशिश कीजिए। अब एग्जांपल 2 कर लेते हैं भाई। अगर आप एग्जांपल 2 करना चाहते हैं तो हमें एग्जांपल 2 में भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि PCl5 गैस को जैसे ही मौका मिलता है, इसको तुम हीट करो ना करो, ये PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस में तुरंत ही टूट जाता। तो इसका मतलब है कि इट इज थर्मली लेस स्टेबल, थर्मली लेस स्टेबल। ठीक है, कोई बात नहीं, ये थर्मली लेस स्टेबल है। लेकिन ये भी देखा गया है कि इसका डेल्टा जी फॉर्मेशन, अगर आप देखिए डेल्टा जी नॉट ले लो या डेल्टा जी लो, डेल्टा जी फॉर्मेशन इज रिलेटिवली लेस नेगेटिव, ये बाकियों की तुलना में कम नेगेटिव होता है। मतलब इसकी जो जनरल स्टेबिलिटी है वो भी कम होती है। तो ये फंडामेंटल आपको चीख चीख करके बता रहा है कि